थे। हाँ, देखो चैप्टर है तुम्हारा कंबाइंड डिस्कस होगा ये, ठीक है, तो उसी के हिसाब से करेंगे अपन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके दो पोर्शन बढ़ते हैं बेटा, एक पोर्शन है सॉलिड मैकेनिक्स का, ठीक है, सेकंड होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो अब हम करते हैं सबसे पहले सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स में हमारे पास जो टर्म आती है सबसे पहले निकल के, वो रहेगी बेटा स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस को हम बोलते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स या फोर्स अप्लाइड कितनी है डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा, तो इसको हम एफ बाई ए भी कह सकते हैं। ये टर्म हमारी प्रेशर से मैच करती है, पर फर्क दोनों में ये है कि प्रेशर हमेशा टेंजेंटिकल नॉर्मल टू द सरफेस होता है, स्ट्रेस जो है वो बोथ डायरेक्शन में चलता है, टेंजेंटिकल एज वेल एज नॉर्मल के, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस के मेनली टाइप्स आते हैं हमारे पास। टाइप्स में सबसे पहले है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में जो फोर्स अप्लाइड होगा वो टेंशन जिसको हम कहते हैं उसी का ही नाम पड़ जाता है पर यूनिट एरिया के हिसाब से। उसके बाद सेकंड फोर्स है जिसको हम कंप्रेशन फोर्स भी बोलते हैं या कंप्रेशन स्ट्रेस भी बोलेंगे, जिसमें हम नॉर्मल टू द सरफेस लगाते हैं। ये टेंजेंट टू द सरफेस लगती है जिस भी ऑब्जेक्ट के, और कंप्रेशन क्या लगती है, नॉर्मल टू द सरफेस के, ठीक है। इसकी वजह से जो चेंज होते हैं वो हमारे, कई बार थर्ड जो आता है वो वॉल्यूम स्ट्रेस भी यूज होता है, यानी जब चेंज इन वॉल्यूम हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी यूज करते हैं। और एक लास्ट हमारा बढ़ता है इसमें टेंजेंटिकल, या जिसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है। शियर स्ट्रेस की हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस किसी ऑब्जेक्ट का फिक्स हो, तो अगर इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो जैसे कार्डबोर्ड पीस मूव करता है, नीचे से फिक्स है, ऊपर से वो मूव करता है, तो इस कंडीशन में फोर्स जो होगा इधर की साइड तो ये लगेगा और इधर की साइड हमारी डायरेक्शन ये होगी, तो इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा टेंजेंटिकल फोर्स उसको कहा जाएगा। जब स्ट्रेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लपलाती करते हैं तो बेटा क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेन को हम डायरेक्टली बोलते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हम यहाँ लेंथ, एरिया या वॉल्यूम की टर्म में ले सकते हैं डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ इस तीनों से कनेक्शन होगा, तो जो जो यूज करेंगे वो है। अब अगर हम इसको लेंथ वाइज यूज करते हैं तो बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकंड अगर हम इसको यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए तो वॉल्यूम, या फिर इसको कई बार हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोला जाता है क्योंकि ये हाइड्रोलिक्स में भी अप्लाई होता है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेन भी इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट बचता है जो शियर स्ट्रेस के केस में होगा, वो होगा बेटा शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन के केस में हम जो एंगल है वो निकालते हैं, तो टेन फाई, ये जो एंगल बना है वो बेटा फाई है, तो टेन फाई की वैल्यू क्या होती है, टेन फाई की जो वैल्यू होती है वो आती है लेंथ डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ के, लेंथ का मतलब यहाँ ये होगा कि ये जो चेंज है लेंथ का डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ जो ये वाली होगी, ठीक है। तो उसके टेंजेंट के एंगल से हम ये चीज निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनती है, उस कर्व के हिसाब से हम कहते हैं कि एक मटेरियल जो है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा। उस कर्व के हिसाब से हमने मटेरियल को क्लासिफाई किया और ये ऑब्जर्व किया कि एक पॉइंट आता है जिसपे वो स्ट्रेस नहीं झेल पाएगा, जिसको हम बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस होगी, ठीक है, यानी उसमें मेटल ब्रेक हो जाता है। एक टेंसाइल स्ट्रेस होती है, मतलब जितना वो मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारा एक रीजन ऐसा होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का चलता है, यानी जो हुक्स लॉ को पूरी तरह से ओबे करेगा। तो इसका हुक्स लॉ क्या कहता है, इसमें हुक्स लॉ कहता है कि अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर हैं, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट अगर हम हैं, तो विद इन इलास्टिक लिमिट जो होगा वो स्ट्रेस बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसके होगा, स्ट्रेन के। तो यहां से हम कोई कांस्टेंट निकाल के लाते हैं, उस कांस्टेंट के हिसाब से पहला जो कांस्टेंट है बेटा वो कहलाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो कोफिशिएंट है वो कहता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लो डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लो, ठीक है। या फिर फार्मूला करें तो ये हो जाएगा एफ इंटू में लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू में चेंज इन लेंथ के, सारे फार्मूले रख दिए गए हैं, ये यंग मॉडुलस का फार्मूला बनता है। उसके बाद कई बार इसमें चेंज इन वेट भी आता है, तो चेंज इन वेट अगर निकालना हो तो उसके केस में हम ये भी निकाल सकते हैं, तो चेंज इन वेट ड्यू टू चेंज इन लेंथ होगा, ठीक है, या इंक्रीज इन लेंथ की वजह से कई बार चेंज होता है पर यूनिट लेंथ। तो ये लेंथ का जो चेंज होगा उसको हम कह सकते हैं कि एम जी जो उसका मास है डिवाइडेड बाय एरिया इंटू में ए, और
ट्वाइस इनटू में यंग मॉडुलस की जो वैल्यू वो पुट की जाएगी। ठीक है, इसी को अगर डेंसिटी वॉल्यूम के टर्म में रखोगे तो डेंसिटी जी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यंग मॉडुलस क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस के अंदर हम जो वैल्यू निकालते हैं वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन के या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। इसमें फार्मूला निकल के आता है, ये हो जाएगा एफ इंटू में वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया इंटू चेंज इन वॉल्यूम के। अब बल्क मॉडुलस की खास बात क्या है कि बल्क मॉडुलस सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए अप्लाई हो सकता है, लेकिन जो यंग मॉडुलस है क्योंकि ये लेंथ में काम करता है तो सिर्फ ये सॉलिड्स में लगेगा। ठीक है, तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद हम जो निकालते हैं बेटा वो होते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी जो निकल के आती है वो होती है 1 बाय बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये उसका उल्टा होगा तो फार्मूले में चेंज कर देंगे, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या जिसको हम दिखाते हैं नीटा से, ये शीयरिंग स्ट्रेस अपॉन शीयरिंग स्ट्रेन का रेशियो होगा। ठीक है, तो जो अपन ने बेस फिक्स वाली कहानी की थी उसके लिए, तो इसकी वैल्यू होती है एफ टेंजेंटिकल जो फोर्स हमने अप्लाई किया पर यूनिट एरिया इनटू में जो भी एंगल उसका होगा वो फाई डिवाइड हो जाएगा। फाई की वैल्यू चाहे तो वो भी हम रख सकते हैं। इसके केस में एक आता है पॉइजन रेशियो। ठीक है, साइंटिस्ट था उसी के नाम से है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो के हिसाब से हम जो सिग्मा निकालते हैं, जो इसका पॉइजन रेशियो का फार्मूला है वो होता है लेटरल स्ट्रेस या लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। ये उन दोनों का रेशियो बन जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी इंटू में डेल्टा एल और यहाँ ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी। डी का मतलब डायमीटर से, जब हम एक मटेरियल था उसको हमने स्ट्रेस किया तो दो चीजों में चेंज हुआ, डायमीटर में और दूसरा लेंथ में, तो उसके लिए ये वैल्यू काम करती है, तो ये चलेगी इस तरह से। ठीक है, इसमें कई बार आपसे वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर पूछता है, तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग के केस में हम कहते हैं कि जो वर्क डन आएगा, इस वर्क डन का फार्मूला बनता है बेटा हाफ फोर्स इनटू में चेंज इन लेंथ के। ठीक है, और अगर आपसे कोई एनर्जी डेंसिटी पूछ ले भी एनर्जी डेंसिटी कितनी है या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया कितनी है, ठीक है, तो उसका फार्मूला के केस में एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, ये जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है बेटा स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यंग मॉडुलस के। ठीक है, ये इससे डिवाइड हो जाएगी। अब टेम्परेचर जो है वो फैक्टर्स जो है वो वेरियस अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की तो स्ट्रेस और स्ट्रेन काम करेगा, तो यहाँ ध्यान रखना बेटा पहला इफेक्ट जो है वो टेम्परेचर का है। तो मैं यंग मॉडुलस के ऊपर बताऊंगा, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो यंग मॉडुलस कॉन्सिक्वेंटली उस केस में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, ये किस वजह से, क्योंकि इसका वीकनिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स हो चुकी है। तो ये तुमने पढ़ा ही होगा एटम्स के केस में, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिड से लिक्विड जो बदलता है तो मोलिकुलर फोर्स कम हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो यंग मॉडुलस है उसकी वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये अलग अलग तरह के मेटल जिनके ऊपर ये काम करता है। हमारे पास एक स्टील की वेराइटी है बेटा, ये वैसे पूछा नहीं जाता, स्टील की वेराइटी है जिसका नाम है इनवर। ठीक है, INVAR इसकी फुल फॉर्म है। एक इनवर मॉडल एक ऐसा है जिसमें ये काम उल्टा होता है, रिवर्स काम करता है। तो ये मटेरियल हमने ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में अब यूज करना शुरू कर रखा है, पहले नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। इसके केस में अगर हम यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो और कंप्रेसिबिलिटी का अगर फार्मूला करें तो यंग मॉडुलस बराबर होता है बेटा 3K 1 - 2 सिग्मा के। इसी तरह फार्मूला एक और निकल के आता है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नीटा 1 + सिग्मा के। याद मत करना, बस एक बार वैसे ही रेफरेंस के लिए करने, 9 अपॉन यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 3 अपॉन नीटा और ये आ जाएगा 1/K के। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके केस में काम करते हैं। तो ये है बेटा यंग मॉडुलस और इनके केसेस में। इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं वो करके आते हैं पहले, उसके बाद फिर हम यहाँ दोबारा वापस आ जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक्स अभी हमें करना, अभी सिर्फ हमने सॉलिड को छुआ है। ठीक है, चलो देखो फिर। इनवर्स क्या था? हाँ जी बेटा, तो इनवार में बता रहे थे ना, इनवर्स चलता है, इनवर्स का मतलब क्या? क्या मतलब समझा नहीं मैं, इनवर वायर क्या?
इनवर ये वायर एक तरह का स्टील है बेटा, इसमें क्या होता है कि ये मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो इसका यंग मॉडुलस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रिवर्स काम चलता है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल के। ये एक असम्पशन है मतलब इसकी। ठीक है, नॉर्मल मटेरियल अगर आप आयरन वगैरह यूज करोगे तो उसमें यंग मॉडुलस डिक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, पर इसमें इंक्रीज होता है। ठीक है ना, तो ये है इसमें। चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखा है आपको। इसमें दिया है हमारे पास कि एक ब्रेकिंग स्ट्रेस है वायर की, इतनी है। डेंसिटी ये दे रखी है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्टील वायर सो दैट इट मे नॉट ब्रेक अंडर द स्ट्रेस है। तो हमें इसके केस में लेंथ मैक्सिमम बतानी कितनी आएगी। तो लेंथ अगर मुझे निकालनी है मैक्सिमम तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, स्ट्रेस या ब्रेकिंग स्ट्रेस जो हमें दे रखी है डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे, उसके मास से। तो ये आ जाएगी एरिया इंटू में डेंसिटी इंटू में जी के मल्टीप्लाई। अब आपको डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, जी की वैल्यू आप 10 ले सकते हो, तो इससे आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये साफ ही दिख रहा है कि 79 और 158 डबल होता है कि ट्रिपल होता है भाई, 17 2 का डबल होता है ना 158। इसका मतलब हमारे ऑप्शन में 2 आएगा, तो 2 हमारे पास दो ऑप्शन बन रहे हैं। ठीक है, दो के हमारे पास रुकना जरा एक बार, दो के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 2 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है। ये ऑप्शन अपने वैसे ही हट गए। चलो डिवाइड करो फटाफट, बताओ 2 आएगा कि 20 आएगा। कितना आएगा बता। पावरों का खेल है और कुछ नहीं है, ये तो डायरेक्टली टू से कट जाएगा। इसमें 10 की पावर 8 है, नीचे 10 की पावर 3 आएगी, और इस 2 में इसका 10 और आ जाएगा। तो ये अपने पास बच गई कितना, 10 की पावर 4 ये होगी तो 4 बच जाएगी। ठीक है, और क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। 3 4 से 4 हो गया, 158 को डिवाइड किया आपने 7.9 से, तो डेसिमल तो वैसे ही कट चुका है। 20 किलोमीटर आ जाए, हाँ किलोमीटर में भी था ना। ये अपने पास है 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 को अगर आप बदलोगे तो किलोमीटर के हिसाब से कितना आ जाएगा, नीचे साथ में 2 भी है, तो किलोमीटर में कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर आ जाएगा। मीटर नहीं है ना, किलोमीटर है। ठीक है, तो वो आप चेंज करके निकाल देंगे। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मास है बेटा कितने का, 4 kg का, सस्पेंडेड बाय स्टील वायर जिसकी लेंथ 5 मीटर है। एक पेंडुलम अरेंजमेंट में इस तरह से, if the mass is moved to one side and released from the horizontal position of the wire then find the maximum extension in the length of wire है। तो इस वायर के केस में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी होगी वो निकालना है। अब अगर इस पॉइंट पे है ये, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी कितनी लग रही है। एक तो लग रहा है इसके केस में mg नीचे की तरफ, दूसरा एक सेंट्रिपिटल फोर्स इसको यहाँ खींच रही है। तो मैक्सिमम फोर्स इसके केस में कितनी है, mg है, प्लस सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन में l के बराबर है। ठीक है, और क्या दे रखा है, लेंथ 5 मीटर है, और ये अरेंजमेंट है। अगर v की वैल्यू मैं निकालूं तो टॉप पॉइंट पे ये होती है √2gl के। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हम इसमें रख सकते हैं। तो उसके बाद फोर्स मैक्सिमम जो इसको सोल्व करके आ जाएगी वो आ जाएगी, एक mg ये हो गया, एक इसमें मिल जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, मतलब 3 mg आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम फोर्स आ गई। अब अपने को चेंज इन लेंथ निकालना है, तो चेंज इन लेंथ एक्सटेंशन होगी, फॉर्मूला बनेगा फोर्स इंटू में लेंथ डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस इंटू में ए के। ठीक है, तो एरिया इसका हमें पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा होगा, हाँ ये दे रखा है, तो सारी वैल्यू पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालो जल्दी से, कितनी आएगी। आज टेस्ट वगैरह तो नहीं है ना आपका, आज तो नो शायद सर। फ्री हो गए। चलो एक क्लास इवनिंग में और डाल दूंगा मैं, उसमें चैप्टर पूरा कर देंगे आज। ठीक है, तो मैं टाइम डिस्कस कर लेता हूँ फिर डाल दूंगा। सर वो एक मैथ वाला करवा दो आप ही। अच्छा, वो क्या, वो सर ने मेरे ऊपर ही डाल दिया कि नहीं डाला तो यस नहीं सर, है सर, करवा दो आप एक दिन टाइम लगा के। आप चलो करवा दो सर। देखता हूँ, मैं करवाता हूँ फिर मैं। ठीक है, आज क्या ओके हो सर। गया, चलो मैं टाइम लेके फिर करवाता हूँ। ठीक है।
आजकल में कल कल तो टेस्ट है। आगे 2 दिन तो टेस्ट है सर। सर आज ही करवा दो शाम को। देखता हूँ बेटा, आज आज तो क्योंकि ऑलरेडी लोड है ना, कल कर लेंगे, कोई अरेंजमेंट करते हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, देखते हैं, करते हैं बात उनसे। हाँ, आगे क्या दिया अभी, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4। कितना आया ये सेकंड में 1.5 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। अब तुम्हारा क्वेश्चन है इसमें, जैसे ये है फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ में क्या दिया है अभी, इन डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिक, फोर्स अप्लाई किया अपन ने, फोर्स अप्लाइड किया, एक्सटेंशन को रिकॉर्ड कर लिया, इनिशियल लेंथ इसकी 1 मीटर है। करो बिटवीन द एक्सटेंशन एंड स्ट्रेस इज डिसिपेटेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ द वायर कितना होगा। अभी अपन ने 2 मिनट पहले किया कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन होता है, और इसका जो कांस्टेंट निकल के आता है यंग मॉडुलस, वो बराबर होता है बेटा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन पे। तो वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। तो स्लोप जो होता है उसको हमें वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस करके निकालते हैं। ठीक है, तो इसके केस में इस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो हमें क्या दे सकता है, वो हमें यंग मॉडुलस दे सकता है। अब ग्राफ का इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच स्लोप कितना आएगा, तो स्ट्रेस को ध्यान रखना, ऊपर रखना है। ठीक है, 8 में से ये गया 1, कितना बचा बेटा 7, तो ये कितना आ गया 7, और ये भी कितना आ रहा है 7 ही आ रहा है, मतलब 1 की पावर में मिलेगा जो मिलेगा। यूनिट को चेक करते हैं तो ये किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन है, इसका मतलब नीचे 10 की पावर 3, ऊपर 10 की पावर 3 आ जाएगा, और नीचे मिलीमीटर है, मिलीमीटर है तो 10 की पावर कितनी आ गई -3। तो टोटल मिला के ये 6 हो गया, और ऊपर से 1000 की ये आ गई, तो 10 की पावर 3 है, इसका मतलब टोटल मिला के कितना बनेगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, 10 की पावर 9 है। 9th क्वेश्चन बताओ क्या करेंगे। इसमें हमें कह रखा है लोड वर्सेस इलोंगेशन, यानी स्ट्रेस टू द स्ट्रेन का ग्राफ हमें दिया है 2 वायर्स के लिए, सेम लेंथ है, सेम मेटल है, द थिनेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे आएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि यंग मॉडुलस का जो फार्मूला होता है वो हमें क्या कहता है कि हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ से एरिया को अगर इधर करें, तो एरिया अगर इधर आता है तो फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एरिया के आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा उसका एरिया उतना ही ज्यादा होगा। तो इसके केस में किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप सबसे ज्यादा है डी का, और किसका ओडी। स्लोप सबसे कम है ए का है। इसका मतलब सबसे कम थिकनेस वायर पॉइंट्स किसकी होगी, ओ ए की होगी। थिक पूछे तो सबसे ऊपर, और थिन पूछे तो सबसे नीचे जाना है। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे लगभग देते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन होते हैं। एक 7th क्वेश्चन है इसी तरह, बताओ क्या करोगे। लोड है, एक्सटेंशन है, तो फर्स्ट और सेकंड में से ही आंसर आएगा, क्योंकि बाकी तो सर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ जी, वैसे थिन वायर तो वो होती है ना जिसमें एक्सटेंशन ज्यादा होगा। उसमें क्या है, उसमें मटेरियल भी और लेंथ भी देखी जाती है ना। ठीक है, हमें तो जो इन्फॉर्मेशन का आंसर देना वो इसी से ही देना है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं यहाँ। ठीक है, तो सारा काम हमारा ग्राफ से ही चलेगा, ग्राफ के क्वेश्चंस में नॉलेज ग्राफ की जो होती है वही लगानी पड़ती है। ठीक है, हाँ ओके सर। चलो, इसमें देखो अब, इसमें हमारे पास ए और बी है, वो जनरल कंसेप्ट अलग चीज है, क्योंकि जनरल कंसेप्ट में जब आते हैं तो वहाँ चीजें थोड़ा सा और फैक्टर्स के ऊपर भी निर्भर कर जाती है। ठीक है ना, तो चलते टाइम कई चीजें मैटर कर जाती है, तो वो उसके हिसाब से आप कभी भी आंसर नहीं दोगे। फिजिक्स में जो स्टेटमेंट आपको दिया आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है ना, इसमें हमें यंग मॉडुलस ए और बी का दे रखा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इलास्टिसिटी ए और बी में से कौन सा ऑप्शन इसमें फॉलो होगा। तो अभी अपन ने किया है क्या कि जिसका बेटा स्लोप ज्यादा होगा इसका मतलब उसका यंग मॉडुलस इसके केस में ज्यादा आएगा। तो यंग मॉडुलस किसका ज्यादा है, ए का, और किसका कम है, बी का आ जाएगा, तो ये ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, और इसमें बाकी तो बल्कि हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है 12th, इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज 200 लीटर वॉल्यूम बाय इतने परसेंट से इन ए कंटेनर, जिसका बल्क मॉडुलस हमें दे रखा है। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें चेंज इन प्रेशर या प्रेशर निकालना है। तो फार्मूला अगर करते हैं तो बल्क मॉडुलस में चेंज आपको दे रखा है, चेंज इन वॉल्यूम 0.004 के। ठीक है, ये वैल्यू अपने को दी है, तो आप फार्मूला लगाते हैं, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस
ये हो गया 0.004 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 200 लीटर, और इसको आप इक्वल टू फोर्स के रख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू रखोगे तो प्रेशर इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा वी बाई वी, ये फार्मूला लगा देंगे अपन। तो ये डिवाइड करके 2 तो वैसे ही आ गया, और बल्क मॉडुलस की वैल्यू 2100 है। तो अगर इस सारे को सोल्व करके आप लेके आते हैं तो ये वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी 84 किलो पास्कल आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और तो इसमें क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये 15 पढ़ो जरा। इसमें हमें दे रखा है गिवन मटेरियल है, इसका यंग मॉडुलस है बेटा 2.4 टाइम्स ऑफ रिजिडिटी है, इसका पॉइजन रेशियो कितना होगा। ठीक है, अब इसके केस में क्या है कि एक दो स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा रिलेशन याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ यंग मॉडुलस का फार्मूला लगेगा जो होगा बेटा 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा के। ठीक है, इनको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं जिनमें हमें याद करना ही करना पड़ेगा। यंग मॉडुलस की वैल्यू हमें दे रखी है कि 2.4 टाइम्स है नीटा के। ठीक है, तो ये वैल्यू रख देंगे। यहाँ से अपने को सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, निकालो जल्दी से। नीटा से नीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2 से डिवाइड करना है और 1 माइनस करना है। 2 से डिवाइड हो गए 1.2 बच गया, -1 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से वैल्यू इन फिगर्स में, इन क्वेश्चंस में निकलेगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास सबसे हाइड्रोस्टैटिक्स पहली जो चीज आएगी, हाँ जी, हाइड्रोस्टैटिक्स हाँ हाइड्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक गलत हो गया। अब हमें करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, क्या हो गया 2 सेकंड रुकना है। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स को पढ़ने से पहले थोड़े से बेसिक कंसेप्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे। 2 सेकंड। हाइड्रोस्टैटिक्स, आज कोई आफ्टर लंच तो क्लास नहीं है ना, आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोगों की कोई एक्स्ट्रा क्लास है क्या कोई? सारी शायद बिफोर लंच सारी क्लास। यस सर। तो डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम के। ठीक है, उसके बाद हम यूज करते हैं स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट जो होता है वो वेट का एक रेशियो होता है जब हम निकालते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम के। ठीक है, डेंसिटी और इसमें ये फर्क है कि किसमें वेट आ जाता है, वेट के केस में mg आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम इसमें यूज करते हैं। एक दूसरा हम रिलेटिव डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं इसमें। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटीज का कंपैरिजन होता है। एक होती है डेंसिटी ऑफ गिवन बॉडी, जो भी बॉडी जिसकी का हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय हम करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर या प्योर वाटर। इसमें एक टेम्परेचर कंडीशन है 4 डिग्री सेल्सियस की, उसके हिसाब से काम किया गया है। ठीक है, तो अलग अलग सब्सटेंस की डेंसिटी प्रोपोर्शन मिक्सिंग का वो हम इसके केस में निकाल देंगे। फिर आता है प्रेशर। प्रेशर के केस में हम फार्मूला यूज करते हैं नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो दोनों में स्ट्रेस और प्रेशर में फर्क बेटा डायरेक्शन का ही है। ठीक है, अब हम एक फार्मूला निकाल के आते हैं, वेरिएशन इन प्रेशर। ठीक है, वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू डेप्थ पर। तो ड्यू टू डेप्थ अगर हम इसका फार्मूला करते हैं तो ये आता है प्रेशर का फार्मूला निकल के P2 - P1 अगर किसी सरफेस के अंदर है, ये आ जाएगा H इंटू में डेंसिटी इंटू में जी के। ठीक है, तो प्रेशर जो है वो अलोन एक फैक्टर पे डिपेंड है, वो है बेटा हाइट। जितनी हाइट लिक्विड की कॉलम में ज्यादा होगी उस हिसाब से प्रेशर जो है वो इसका इंक्रीज करेगा। इसके बेसिस पर हम लॉ करते हैं जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर हमारा लिक्विड किस कंडीशन में है, इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, अगर ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए ऑलवेज जो होगा वो प्रेशर एट एवरी पॉइंट विल रिमेन सेम। इससे हम कहते हैं कि F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, यानी प्रेशर हर पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम चलेगा। ठीक है, एवरी पॉइंट पे प्रेशर एट लिक्विड क्या करता है, सेम एग्जिस्ट करता है। कंडीशन में थोड़ी सी ध्यान रखना, इसके लिए हम जो फ्लूइड यूज करते हैं वो आइडियल फ्लूइड की एक कैटेगरी बनाई जाती है कि जो इनकम्प्रेसिबल स्टेट हो, लेकिन हम नॉर्मल लाइफ में ऐसे भी यूज कर लेते हैं जिसमें ये कंडीशन मीट ना करती है। उसके बाद
हम करते हैं लिक्विड्स के प्रेशर। तो लिक्विड के प्रेशर मेजरमेंट के कई तरीके बनाए गए हैं। लिक्विड प्रेशर मेजरमेंट के जो तरीके बनाए गए हैं उसमें पहला तरीका है बेटा जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होगा कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये 1 atm के बराबर होता है। और 1 atm की जो वैल्यू निकल के आती है थर्मोडायनेमिक्स में अपन यूज भी करते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के। ठीक है, प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल है तो उस टर्म में। उसके बाद इसकी जो मेजरमेंट की थी इसको हम बैरोमीटर से नापते हैं प्रेशर को। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत की थी या डिस्कवरी की थी वो करी थी बेटा ट्रोसली ने। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ट्रोसली लॉज आप करोगे तो उसने इसकी यूनिट बनाई थी। तो टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू बदलती रहती है। सेकंड हमारे पास है गोज प्रेशर या गेज प्रेशर भी इसको बोल देते हैं। गेज प्रेशर के अंदर अगर हम वैल्यू निकालें तो प्रेशर जो है वो हाइट की टर्म में मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो आपने एक वर्ड सुना होगा 760 mm ऑफ Hg। जब हम लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं तो 1 atm की वैल्यू इतनी आती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मरकरी का कंटेनर हमने लिया, उसके अंदर इन्वर्टेड शेप में अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब या कोई कैपिलरी ट्यूब रखी तो उसके अंदर लिक्विड के प्रेशर की वजह से यानी जो गैसेस के प्रेशर है उसमें हाइट रेज होती है, वो होती है बेटा 760 mm। ठीक है, तो ये हाइट की टर्म में मेजर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर अगर किसी पॉइंट पे हमें निकालना है तो ये हो जाएगा सम किस किस का, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एट एनी पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसका एच रो जी। तो इस तरह से हमारी प्रेशर मेजरमेंट चलेगी। उसके बाद हम यूज करते हैं बायंट फोर्स। ठीक है, बायंसी जिसको बोलते हैं, ये आपके बायो के केस में जो लिक्विड मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करता है। इसमें हमारे पास बायंट फोर्स निकालने का फार्मूला है कि ये होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अगर हमने किसी कंटेनर के अंदर डाला है तो ये उसके वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड माइनस इसमें से इसका, तो इसका फार्मूला अगर करोगे तो ये हो जाएगा V सिग्मा इंटू जी। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट का अपरेंट वेट निकालूं तो ऑब्जेक्ट का अपरेंट वेट निकालने के लिए हम कहते हैं कि इसका वेट जो लिक्विड में जाता है तो ये कम हो जाता है, ये बराबर होता है बेटा उसका ट्रू वेट माइनस जो भी उसके अपथ्रस्ट लगेगी। जैसे लिक्विड के अंदर आप किसी बकेट वगैरह को डालो टैंक के अंदर, उसको लिक्विड तक रखोगे तो वो इजीली पुल होती है। ठीक है, लेकिन लिक्विड से बाहर आते ही हमारा वेट काम करने लगे इससे वो पुल इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो हमारे पास एक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उस आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से हमने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के कुछ रूल बनाए कि कोई लिक्विड कब फ्लोट करेगा कब डूबेगा। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट से आता है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना। इसमें हमारे पास है बेटा कि अगर सिंक की कंडीशन हम करें, सिंक का मतलब ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, तो सिंक की कंडीशन में वेट जो है वो उसके अगर बायंट फोर्स, ठीक है, उसके अगर बायंट फोर्स से ज्यादा होगा तो वो लिक्विड जो है वो सिंक कर जाएगा इन द बॉटम में। ठीक है, इस बायंट फोर्स को मैं दिखा रहा हूँ एफ से, तो आगे मैं एफ से ही लिखूंगा। तो ये वैल्यू है। और इसका अगर हमें एपरेंट वेट निकालना पड़े तो एपरेंट वेट का फार्मूला निकल के आता है ट्रू वेट 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई किसके रो के। सिग्मा क्या है, सिग्मा है बेटा इसकी लिक्विड डेंसिटी और सेकंड जो रो है वो इसके केस में ऑब्जेक्ट डेंसिटी जिसको हमने डाला है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास कंडीशन है फ्लोट की। अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट कर रहा है तो उसके केस में वेट जो है वो बेटा फोर्स के बराबर हो जाएगा यानी बायंसी फोर्स के। तो इसके केस में एपरेंट वेट जो होगा इस ऑब्जेक्ट का बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसने दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर दिया तो जो डिफरेंस आना था वो जीरो आ गया। थर्ड केस है कि पार्शियल सिंकिंग का केस होता है। तो थर्ड केस में हम करते हैं कि अगर डेंसिटी हमारी सिग्मा इज ग्रेटर देन रो जो है वो लेस हो जाए एज कंपेयर टू सिग्मा के, तो यहाँ वेट जो है वो हो जाएगा बेटा थ्रस्ट से ज्यादा, मतलब फोर्स से ज्यादा। ठीक है, तो बायंसी फोर्स इसके केस में जान करेगी। इसके केस में ऑब्जेक्ट जो है वो सबमर्ज्ड रहेगा पर फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन उसकी बनती है। यहाँ मेरे पास जो अपरेंट वेट निकल के आता है वो ट्रूली तो इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन अगर डिफरेंस वाइज बात करेंगे तो ये जो अपरेंट वेट है जितना सबमर्ज पार्ट का वो हम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो इनसाइड है वाटर के
इंटू में सिग्मा इंटू में जी, इससे हम उसका एपरेंट वेट निकाल सकते हैं। तो ये लॉज ऑफ फ्लोटेशन हमारे काम करते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा हाइड्रोस्टेटिक्स का मोटा मोटा हिस्सा। ठीक है, अब इसके बेसिस के न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम हाइड्रोडायनेमिक्स है, चलो थ्योरी थ्योरी कर देते हैं, अगले लेक्चर में फिर इसको पूरा कर देंगे। चलो हाइड्रोडायनेमिक्स देख लो, फिर अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल ले आएंगे, उसके साथ तुम्हारा मैथ वाला भी मिक्स कर लेते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स होगी। हाइड्रोडायनेमिक्स में अब लिक्विड रहेगा बेटा मोशन में, तो हमारे पास सबसे पहली चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ हमें डिस्कशन फ्लूइड्स का करना। फ्लूइड का मतलब वो मैटर की जिसके अंदर फ्लो की प्रॉपर्टी है। तो फ्लूइड में हम दो को डालते हैं, गैसेस को, साथ साथ लिक्विड को भी। ठीक है, ये हमारे फ्लूइड्स की कैटेगरी में चल जाते हैं। इसके बाद हमारे पास फ्लूइड्स के फ्लो आते हैं। फ्लो में हम कहते हैं कि तीन तरह के फ्लो फॉलो करता है। पहला जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, या हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। ठीक है, स्टेडी फ्लो के अंदर क्या होगा कि हर पार्टिकल जो है, पार्टिकल स्पेस जो है वो कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। सेकंड हमारे पास फ्लो जो आता है वो होता है स्ट्रीमलाइन के बाद लेमिनार फ्लो। ठीक है, लेमिनार या सेकंड फ्लो हम करते हैं टर्बुलेंट। टर्बुलेंट फ्लो या लेमिनार फ्लो के अंदर हल्का सा ही डिफरेंस है कि जब स्टेडी फ्लो में हमारे पार्टिकल जो हैं, क्या हो गया, बड़े डाउट दे रहा है यार। तो लेमिनार फ्लो में क्या होगा, जब फ्लूइड पार्टिकल्स जो है, फ्लूइड पार्टिकल मूव इन ए वेल डिफाइंड शेप, मूव इन ए वेल डिफाइंड शेप। ठीक है, मतलब उनकी शेप डिसाइडेड है, वो एक ही फिक्स डायरेक्शन में चलेंगे और सेम फिक्स है। जैसे मार्च पास्ट होता ना 26 जनवरी 15 अगस्त को, वैसे ही ये क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में चलते रहेंगे। तो ऐसा जब फ्लो होता है तो हम उसी को क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो बोलते हैं। और टर्बुलेंट जिसमें बेटा डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस फ्लो या डिस्टर्ब्ड फ्लो को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट बोलते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक आती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से हम कहते हैं कि एरिया इनटू में उसका लिक्विड का फ्लो, एरिया टू V2 के, ये ऑलवेज कांस्टेंट चलेगा। इसका मतलब अगर हमारे पास ये एक पाइप था, उसके बाद एरिया हमने रिड्यूस कर दिया, तो उसके केस में जो वेरिएशन होगी वो इसी प्रोपोर्शन के हिसाब से चलेगी। ठीक है, तो लिक्विड हमेशा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करते हैं। सेम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारे इलेक्ट्रिसिटी के केस में जब करंट आता है तो भी चलती है। ठीक है, उसके बेसिस पर हमारे पास आती है नेक्स्ट बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम हमें कहती है कि एक लिक्विड जो है उसके केसेस में, या एक फ्लूइड जो है उसके केसेस में, जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो ऑलवेज फॉलो होगा। तो एनर्जी जो होती है वो बेटा तीन तरह की हम मेजर करते हैं। पहली आती है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड आती है प्रेशर एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड एक तरह की नई एनर्जी आप पढ़ोगे जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल क्या, प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी का फार्मूला क्या होगा वो हम निकालते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा था कि वर्क डन जो है वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम के बराबर होता है। तो इसी वर्क डन को हमने प्रेशर एनर्जी का नाम दे दिया है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, प्रेशर एनर्जी को हम दिखाते हैं P इंटू V से। तो इन तीनों का सम बेटा ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को अगर हम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से कर, तो ये आ जाएगी हाफ रो V², ये हो जाएगी रो GH, ये आ जाएगी P सिर्फ, और ये हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम जो है वो हमारे हेल्प करती है एरोप्लेन के वर्किंग में, मिस्ट सिस्टम में काम करती है। मिस्ट का मतलब जो स्प्रे हम यूज करते हैं। ठीक है, फाउंटेन पेन में भी इसका यूज होता था। तो ये अलग अलग कंसेप्ट में हम इसको अप्लाई करके फिर निकालेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है एक वेंट्यूरी मीटर। वेंट्यूरी मीटर क्या होता है कि हम लिक्विड के फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रेशर गेज लगा होता है, जैसे आपने देखा भी होगा जो टायर वगैरह फिलिंग करवाते हैं आप, उस टाइम एक मीटर लगा के टायर के अंदर प्रेशर कितना वो मेजरमेंट होता है। तो वेंट्यूरी मीटर का अंदर सिंपल सा फिनोमिना है कि ये हॉरिजॉन्टल फ्लो को देखता है। तो इसके अंदर प्रेशर एनर्जी थी प्लस हाफ रो 1 V1² जो इनिशियली यहाँ पहले पॉइंट पे थी, इज इक्वल टू सेकेंड पॉइंट पे भी एनर्जी सेम रहेगी। तो ये आ जाएगा P2 प्लस हाफ
रो टू V2 स्क्वायर। तो हमारा जो प्रेशर गेज होता है, जो हम टायर के प्रेशर की फिलिंग के यूज करते हैं, उसमें ये यूज होता है। ठीक है, इसमें हम प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा हाफ, डेंसिटी तो सेम ही है ना, डेंसिटी आ जाएगी और ये हो जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरीके से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो है वो होती है बेटा कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर एक छोटा सा ओरी फ्री अगर हम कर दें, एक सुराख कर दें, तो उसके लिए जो वेलोसिटी बाहर निकलती है, तो ये वेलोसिटी ऑलवेज फ्री फॉल की वेलोसिटी के बराबर होती है, किसने, 2gh के। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक चीज निकलती है, वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये डिस्टेंस कितना आएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होती है बेटा, वो बराबर होती है अंडर रूट 2h, सॉरी इसमें ये आएगा 2 अंडर रूट h। h का मतलब जितनी हाइट पे अपन ने वो रिफरी की है, और लिक्विड की जितनी हाइट है वो कैपिटल H से ली जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा h माइनस एच के। तो ये वैल्यू इस तरह से इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज निकलती है। ठीक है, इसमें अगर कोई आपसे टाइम पीरियड पूछ ले, तो टाइम पीरियड निकलने का बेटा एरिया डिवाइडेड बाय ए, ये अभी बता दूंगा मैं क्या होता है, डिवाइडेड बाय 2g, और ये आ जाएगा अंडर रूट h1 माइनस अंडर रूट h2 के। ठीक है, अब ये जो a है वो है बेटा एरिया ऑफ कंटेनर। उसके बाद जो छोटा ए यूज किया है वो है एरिया ऑफ ओरिफ्री। ओरिफ्री का मतलब जो हमने होल किया है उसकी, इसे मैं ब्रैकेट में होल भी लिख देता हूँ। नेक्स्ट आता है h1। h1 है बेटा इनिशियल हाइट ऑफ द लिक्विड, जो हमारे पास इनिशियल लिक्विड की हाइट थी कॉलम के अंदर, और किसी टाइम पीरियड में अगर इसकी हाइट T2 हो चुकी है, तो ये फाइनल हाइट है लिक्विड कंटेनर में उस लिक्विड की। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम में बहुत से पॉइंट है। जो स्पिन बॉल चलती है, गुगली फेंकी जाती है ना क्रिकेट में, तो गुगली जो फेंकी जाती है उसमें इसकी विंड डिस्टर्बेंस जो होगा उसी हिसाब से ये स्पिन कर पाती है। सेकंड, हमारे पास जो एरोफॉइल है, जो एरोप्लेन का डिजाइन है विंग्स का, वो भी इसी के बेसिस पर डिसाइड होता है। एटोमाइजर है, वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जिसको हम स्प्रे बोलते हैं। एक हमारे पास है ब्लोइंग ऑफ टिन रूफ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पहाड़ी एरिया है उसमें हम वी शेप में रूफ्स को डिजाइन करते हैं। तो जैसे ही कोई विंड इसके ऊपर आके गिरेगी, तो ये इसके ऊपर क्या कर देगा, नीचे से एक प्रेशर एनर्जी अप्लाई करेगा। इस प्रेशर एनर्जी के हिसाब से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, और वो क्या करेगा, इस टिन शेड को उड़ा के ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिक्विड फ्लो या जो भी अलग अलग केसेस है उसमें यही काम करता है। इसमें हम जो नेक्स्ट थिंग करते हैं वो आती है बेटा विस्कोसिटी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विस्कोसिटी का। लगभग एक क्वेश्चन विस्कोसिटी के ऊपर बेस्ड होता है। विस्कोसिटी में सबसे पहले चीज आती है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स जो है F इज इक्वल टू बराबर होती है माइनस नीटा ए इंटू में डीवी बाई डी एक्स को। डीवी बाई डी एक्स को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड के केस में बेटा फ्रिक्शन काम करता है, वैसे ही लिक्विड के केस में जो फ्रिक्शन होता है उसका नाम विस्कस फोर्स रखा गया है। और विस्कस फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है भी? हाँ, फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? पहले नॉन फ्रिक्शन का बता दो। नॉन कंजर्वेटिव। यस सर। ठीक है, तो विस्कस फोर्स भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना, इसकी जो नीटा है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका कई बार डायमेंशन फार्मूला निकालना आता है, और अच्छे से इस फार्मूले को लर्न करने था ताकि आराम से उस पॉइंट पे निकाल सको। इसकी जो यूनिट बनती है वो बनती है बेटा पास्कल सेकंड, जिसको हमने नाम दिया पोइजली। ठीक है, तो वो पोइज जो हम यूज करते हैं वो इसी के हिसाब से यूज होगा, सेंटी पोइज, मिली पोइज। तो पोइजली इसकी यूनिट रखी गई है, इसको हम डायरेक्टली पोइज भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास जो सीरीज यूनिट है वो है डेका पोइज। तो डेका पोइज, इसको शॉर्ट में पोइज कहा जाता है, पोइजली की बजाय पोइज ही बोलते हैं। तो हमारे पास 1 डेका पोइज के अंदर जो है वो 10 पोइज होंगे। ठीक है, डेका का मतलब ऐसे ही 10 होता है, तो उसके केस में काम करता है। इसके बाद विस्कोसिटी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग नीटा। तो अगर टेम्परेचर रेज करोगे तो विस्कोसिटी क्या होगा? हनी को अगर गर्म कर दोगे तो विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी?
टेम्परेचर इंक्रीज तो विस्कोसिटी डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब गाढ़ापन उसका कम हो जाएगा। उसके बाद सेकंड इफेक्ट आता है इसका कि अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम इसके केस में मिक्सिंग कर दें दो डिफरेंट लिक्विड्स की, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, हमने क्या कर दी, इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो इम्प्योरिटी के हिसाब से भी ये वैल्यू चेंज करती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये है। इसके बाद एक थर्ड फैक्टर जो मोस्ट कॉमन है बेटा, वो प्रेशर का है। तो प्रेशर और इसका जो असर है विस्कोसिटी का, वो डायरेक्टली है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू विस्कोसिटी के। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो ये है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली देखने में नहीं आता, ये सिर्फ थ्योरेटिकली। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा असर साफ दिखने को नहीं मिलता, प्रैक्टिकली ये इतना कम कारगर नहीं है, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा करोगे तब ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा, तो इतना हम नॉर्मल लाइफ के अंदर इसको नहीं देखते। हमारे पास एक फार्मूला है पोइजली फार्मूला। ठीक है, पोइजली फार्मूला के हिसाब से हम Q की वैल्यू निकालते हैं, जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पर सेकंड के। ये फार्मूला आता है पाई प्रेशर R⁴ 8 नीटा और L के। ठीक है, इससे हम किसी भी कंटेनर के अंदर या किसी भी ट्यूब के अंदर वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। एक इसमें आता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ से हम विस्कोसिटी से फोर्स निकाल लेते हैं। तो स्टोक्स फोर्स जो है वो बराबर होती है 6 पाई नीटा रेडियस ऑफ द ट्यूब इनटू में वी के। ठीक है, उससे ये वैल्यू आ जाएगी। इससे हम उसकी, अगर मान लो एक स्फीयर को हम ड्रॉप करते हैं तो स्फीयर के ऊपर कितना फोर्स विस्कस का लगेगा वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप की, तो उससे ही आता है। इसके बाद आता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू निकल के आती है, टर्मिनल वेलोसिटी होती है कि जब एक लिक्विड सॉलिड लिक्विड के अंदर एंटर करता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये टर्मिनल वेलोसिटी निकल के आती है 2/9 r²। ये हो जाएगी रो माइनस सिग्मा, रो और सिग्मा के वही फॉर्म है सीधी सीधी। ये है g और नीचे आ जाएगा बेटा नीटा के। ठीक है, तो इसमें एक सबसे जरूरी चीज याद रखने वाली है कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेडियस के स्क्वायर की होगी। मतलब अगर ट्यूब का रेडियस अगर आप इंक्रीज करोगे तो स्केयर स्पीड से टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, लास्ट फैक्टर बचता है इसमें रेनॉल्ड नंबर, फिर सरफेस टेंशन कर लेंगे आप। रेनॉल्ड नंबर हमें कहता है कि एक नंबर है, इसका फार्मूला जो होता है रेनॉल्ड नंबर का, वो होता है इनर्शियल फैक्टर क्या है, या इनर्शियल फोर्स कितनी अप्लाइड है, डिवाइडेड बाय हम उसके ऊपर कितना बेटा विस्कस फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड मेजरमेंट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें हमारे पास अगर RE की वैल्यू लेस देन 100 है, 1000 सॉरी, लेस देन 1000 है, तो ये फ्लो जो है वो क्या रहेगा, स्ट्रीमलाइन रहेगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 2000 से ज्यादा हो चुकी है, तो 2000 से अगर ज्यादा है तो वो क्या है, वो टर्बुलेंट की कैटेगरी बन जाता है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू बिटवीन 1000 एंड 2000 के है, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, तो इसको हम मोस्टली कैटेगरी में डालते हैं बेटा अनस्टेडी फ्लो। मतलब स्ट्रीमलाइन भी नहीं है पर टर्बुलेंट भी नहीं है। ठीक है, वो एक बीच की कैटेगरी में डलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है कि हमारा जो लिक्विड है वो किसी कंटेनर के जब वो सरफेस पे पहुंचता है तो उसकी मेम्ब्रेन स्ट्रेच की तरह काम करना है। अब एक एक ड्रॉप डालोगे तो ये लिक्विड पोर होके बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ये फोर्स किसकी वजह से है कि हमारी लिक्विड की लेयर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है। या आपको दो फोर्सेस का पता होना चाहिए, पहली है टाइम पड़ी होगी कोहेसिव फोर्स, और सेकंड है बेटा एडहेसिव फोर्स। क्या होती है कोहेसिव फोर्स? हाँ भाई, सेम सेम पार्टिकल्स में सेम लगती है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगती है। तो इसमें हमारी शेप कैसी बनती है, अगर कैपिलरी ट्यूब है तो इसके केस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा हुई तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने से एक कनकेव मेनिस्कस बनेगी। ठीक है, अच्छा, और अगर एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हुई तो कैसी शेप बनेगी, ये लिक्विड सरफेस के साथ जल्दी स्ट्राइक करेगा और आपस में कम हो पाएगा, तो फिर ये बनाता है, ये कनकेव बनेगी सॉरी, और बाहर से आउटर रे से देखोगे और ये हो जाएगी कन्वेक्स शेप। ठीक है, तो मिनिस्कस बनने का कारण भी यही है। तो सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन को हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ के। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, क्योंकि सरफेस टेंशन एक फोर्स के ऊपर ही काम करती है। और ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो सरफेस टेंशन उसके केस में डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम उसको डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं, तो ये फैक्टर सारे काम करते हैं। कंटामिनेशन अगर करोगे फिर ये, जैसे हम जो
वॉशिंग पाउडर यूज कर रहे हैं, वॉशिंग पाउडर से वाटर की सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, जिस वजह से वो इजिली जो अपना डस्ट पार्टिकल स्टक हो चुके हैं क्लॉथ पीसेस के अंदर उसको अच्छे से रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग पॉइंट पे उसकी वैल्यू और ये निकलेगी। इसमें हमारे पास आता है एक प्रेशर निकालने का फार्मूला, प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप का। ठीक है, तो प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप का फार्मूला बनता है 2s डिवाइडेड बाय अगर उसका रेडियस r है तो, और अगर ये सोप बबल है तो सोप बबल के केस में ये जो प्रेशर आता है वो हो जाता है 4s/r के। तो ये चीज ध्यान रखना कि इसमें हमने डबल किया है, क्यों? क्योंकि सोप बबल जो है वो दो सरफेसेस से मिलके बना है, एक इनसाइड हो गया दूसरा आउटसाइड हो गया, तो इसलिए 2 का 4 हो जाता है। ठीक है ना, तो डबल सरफेसेस के केस में ये है, इसको सरफेस टेंशन भी रख सकते हैं, सरफेस एनर्जी भी रख सकते हैं, दोनों चीज सेम होती है यहाँ। ठीक है, तो 4t/r या ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, इसमें अगर हमें बर्डन निकालना पड़े, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, बर्डन इन कंबाइनिंग n ड्रॉप्स, ठीक है, छोटी छोटी ड्रॉप्स से हमने उसको कंबाइन किया, तो इसके केस में बर्डन का फार्मूला निकल के आता है 4πr² इंटू में जो सरफेस टेंशन है और जितने ड्रॉप्स को हमने कंबाइन किया उनकी पावर 1/3 -1 के। ठीक है, तो कभी बर्डन पूछ ले तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ ड्रॉप निकालने है तो बड़े ड्रॉप का जो रेडियस है वो हो जाएगा n की पावर 1/3 इंटू में r के। तो अगर छोटे का रेडियस दे रखा है तो हम इस फार्मूले से बड़े ड्रॉप का रेडियस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन में इस तरह से यूज होगा। इसमें हमारे पास लास्ट बच गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के हिसाब से हम उसको दिखाते हैं थीटा से। तो अगर ये शेप थीटा की एंगल है बेटा 90 डिग्री से, अब ये मेजर कैसे होता है, जैसे एक लिक्विड ड्रॉप अपन ने रखी है, इसके सरफेस के साथ और टेंजेंटिकल टू द सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट एंगल। तो अगर ये वैल्यू लेस देन 90 है तो क्या होगा, इसके केस में लिक्विड जो है वो सरफेस को वेट कर देगा। ठीक है, जैसे ये एक एंगल बनता है पेपर और वाटर के केस में। ठीक है, तो इसमें शेप जो आती है वो कैसी आती है, वो कनकेव शेप आती है अंदर से इनसाइड से। अगर ये बेटा मोर देन 90 डिग्री एंगल है तो इसके केस में लिक्विड जो है वो सरफेस को वेट नहीं करेगा, नो वेटिंग अकर, डू नॉट वेट। तो ये हमारा बनता है अगर मरकरी हो और पेपर हो, तो मरकरी पेपर को वेट नहीं कर सकता, उसके ऊपर सिर्फ गिर जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, तो इसके केस में वेटिंग नहीं होगी। अगर ये पूरा प्रॉपरली 90 डिग्री हुआ तो इसके केस में एक प्लेन शेप बनती है। ठीक है, ये शेप कन्वेक्स आती है। ये जो शेप बनेगी प्लेन शेप, इसके केस में वेटिंग जो होगी वो पार्शियली होगी। ठीक है, ना राइज होगा ना फॉल होगा, पार्शियल वेटिंग होगी। ये नॉर्मली देखने को मिलती है ग्लास और वाटर के केस में। ठीक है, जब उसको रिमूव करोगे हाथ से तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वाटर उसके अंदर जो पोर्स है हल्के माइन्यूट उसके अंदर रह जाता है। और जो ये एंगल है थीटा, कॉन्टैक्ट एंगल, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर के चलता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कई बार ये पूछ लेते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या असर पड़ेगा, तो इनवर्सली असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम कैपिलरी ट्यूब के अंदर अगर मुझे लिक्विड ऑफ हाइट राइज का फार्मूला करना है, भी कितना लिक्विड राइज हुआ, तो हाइट ऑफ लिक्विड राइज का फार्मूला आएगा बेटा 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द ट्यूब r इंटू में रो इंटू में जी के। इस फार्मूले की हेल्प से हम कितना लिक्विड राइज है वो उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो हाइट राइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेडियस ऑफ द ट्यूब की होगी। तो अगर आप ट्यूब का रेडियस इंक्रीज करोगे तो हाइट राइज उसके केस में मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग डिफरेंट फोर्सेस के केस में इसे निकालते हैं, तो ये इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, इसके क्वेश्चन फिर हम अगली क्लास में करते हैं, टाइम अभी मैं 2 मिनट में डाल देता हूँ डिस्कस करके। ठीक है, तो उस क्लास में फिर इसको कर लेंगे आप। ठीक है भाई, और तुम्हारे सीरीज 6 का सॉल्यूशन भी डाल देते हैं शाम तक, वो एक बार अच्छे से बना कर लेना। 6 होंगे 6 पेपर, एक बार अच्छे से नजरों से निकाल लो। 2 पेपर अभी तुम्हारे और होने हैं, वो थोड़ा सा लेवल के हिसाब से सेट है। ठीक है, और आईसीआर का अपना चेक वगैरह कर लो, कभी डेट क्लैश ना हो रही है अचीव के साथ, तो वो भी एक बार चेक कर लेना अपना। ठीक है, ओके सर। चलो ओके, 2 ही बच रहे हो। सर हाँ जी। इसमें से मैथ्स का तो